सबसे पहले 7 दिलचस्प खबरें और जानकारियां एक साथ सत्ते पे सत्ता में। पहले आपको हम शाहजहां शेख के खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं की शिकायतों वाला अर्धशतक दिखाएंगे। शेख के खिलाफ सीबीआई को 50 से ज्यादा ईमेल मिले, जिससे शेख की क्राइम फाइल में ऐसे ऐसे नए आरोप जुड़े हैं जो उसे सत्ता संरक्षण देने वालों को शर्मिंदा कर देंगे। फिर नमो द गेमर पर सत्ता की स्टेज वाली कुंजी, जो प्रधानमंत्री मोदी और 7 ऑनलाइन गेमर्स की मुलाकात वाले वीडियो एल्बम पर आधारित है। आज इस खबर के जरिए हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का नया गेम प्लान समझाएंगे, जो सियासत के गेम में बड़े बड़े को बीट कर सकता है। एक्सक्यूज मी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का कन्याकुमारी वाला रोड शो, जिससे उन्होंने डीएमके पर सनातन वाले तीर चलाए। अमित शाह कन्याकुमारी में बीजेपी कैंडिडेट राधाकृष्णन के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। हिमाचल की मंडी सीट पर अब क्वीन और प्रिंस की टक्कर तय है। दरअसल कांग्रेस ने मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को उतारने का फैसला कर लिया है और इसकी पुष्टि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कर भी दी। इससे मंडी की कंगना बनाम विक्रमादित्य वाली लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। वैसे कल की सुबह भी सियासत के लिए दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कल सुबह 9 बजे बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है और इस संकल्प पत्र को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जारी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी का संकल्प पत्र ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर आधारित होगा। वैसे आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आरजेडी ने 2024 चुनाव के लिए जनता से 24 वादे किए हैं, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी, 500 रुपए पे गैस सिलेंडर और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले का वादा है। और आज ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के एक मॉल में चाकूबाजी की वारदात से 7 लोगों की मौत हो गई और 9 महीने के बच्चे समेत कई लोग घायल हो गए। वैसे एक महिला पुलिसकर्मी ने हमलावर को मार गिराया। सत्ता में अब बात करते हैं संदेश खाली के शेख की, जिसके एक एक गुना का हिसाब अब सीबीआई कर रही है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो अब शाहजहां शेख का खेल स्लॉग ओवर्स में चल रहा है। मतलब जल्द यह खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि संदेश खाली की महिलाओं ने शेख के खिलाफ शिकायतों वाला अर्धशतक लगा दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद 2 दिन पहले सीबीआई की तरफ से संदेश खाली @cbi.gov.in नाम से ईमेल आईडी जारी की गई थी और बड़ी संख्या में शिकायतें सीबीआई के पास पहुंची। मतलब यह कि संदेश खाली के शेख के और भी राज धीरे धीरे दुनिया के सामने आएंगे और उसका सलाखों से निकलना मुश्किल होता चला जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट में 50 शिकायतें सीबीआई तक पहुंची हैं। ईमेल के जरिए शाहजहां शेख की करतूत पीड़ित महिलाओं और परिवार वालों ने बताई है। महिलाओं ने रेप सहित बहुत गंभीर आरोप लगाए। इनके डिटेल हम आपको आगे बताएंगे और बहुत शर्मिंदा करने वाले डिटेल से, यकीन मानिए। कैसे ये लोग बचते रहे हम। शाहजहां शेख पर महिलाओं से बदसलूकी के साथ साथ जबरन जमीन हड़पने के आरोप हैं। आरोप है कि शेख ने खेती वाली जमीन में मछली पालने के लिए तालाब बनाए, किसानों की जमीन को बंजर बनाकर मछली पालने में इस्तेमाल किया। शाहजहां शेख पर उत्पीड़न और अत्याचार के आरोप हैं। शेख पर धमकी देने, मारपीट करने के भी आरोप लगाए गए हैं। अब सीबीआई एक एक शिकायत को वेरीफाई करेगी। सीबीआई इस बात की पुष्टि करेगी शिकायतें सही हैं या नहीं। सत्यता चेक करने के बाद सीबीआई जांच को आगे बढ़ाएगी। सीबीआई बहुत जल्द इन शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। शेख के खिलाफ यह ताबड़तोड़ एक्शन कोलकाता हाईकोर्ट की सख्ती और सौजन्य से हो रहा है। 2 मई तक सीबीआई को कोलकाता हाईकोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करनी है। इसीलिए शेख के लिए अगले कुछ दिन और भी भारी होने वाले हैं। पिछले 3 दिनों में कैसे संदेश खाली के मामलों में तेजी आई है, आपको बताते हैं। 10 अप्रैल यानी बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से जुड़े सीबीआई को सौंपने को कहा। संदेश खाली से जुड़े केसेस सीबीआई को सौंपने को कहा। इस आदेश के 24 घंटे के भीतर 11 अप्रैल को सीबीआई की तरफ से संदेश खाली @cbi.gov.in नाम से ईमेल आईडी जारी की गई। इसके अगले दिन 12 अप्रैल को संदेश खाली के शाहजहां शेख के खिलाफ 50 शिकायतें भी दर्ज हो गई। देखिए ये আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জলকর করছে।
আমরা ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকেছি। আমাদের সব কেস দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, কেস দিচ্ছে ঘরে ঘরে শুধু। আমাদের পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসিয়ে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়, রাত 12টার সময় কি পার্টির মিটিং হয়? যদি কেউ না যায়, হ্যাঁ আমরা তৃণমূল কর্মী। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को। रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি। শেখ শাহজাহান উত্তম সর্দার যে আমাদের এখানে অত্যাচার করেছে, নারী নির্যাতন, এবারে প্রধান থানা প্রশাসনে গেলেও আমাদের মানে কিছু কমপ্লেন করতে না থানা প্রশাসন না, কিছু শুনवाई नहीं किया না কিছু নিত না। এমনি বিডিও সাহেবও কিছু নিত না, অথচ পুলিশ প্রশাসনও কিছু নিত না। শুধু শেখ শাহজাহানের কাছে যাও, নাই শিবু হাজারের কাছে যাও, উত্তম সর্দারের কাছে যাও, ওনারা বিচার করে দেবে। এবার তাদের কাছে বিচার করতে গিয়ে মানে যদি যাওয়া হয় তাহলে কিছু ওদের মানে মতামত যদি মেনে নিতে পারো তাহলে ভালো, না হলে ওই ধরে মারধর করবে, পিঠ মরা দেবে, পা বেঁধে দিয়ে আর বাড়ি চালাবে। বাড়ি চালানোর পর তোমার যত সময় না অজ্ঞান হবে তত সময় তোমাকে ছাড়বে না। खाना बनाने की बहाने खाना बनाने के रखा था तो बुला के वहाँ पे इनको रखते थे, घंटों तक बिठा के रखता था। अच्छा, कभी आप लोगों ने विरोध करने पे क्या करता था? मारधर, अच्छा, मारपीट करता कोदाल से काट दिया। अच्छा, कोदाल से मार दिया। फावड़े की जो बांट होता है उससे मार पिटाई होते थे। अगर ना जाए तो पतियों को पकड़ पकड़ के मारते थे। आप लोगों को कितने बजे बुलाता था? रात 12 रात 12 बजे। क्या बोल के मीटिंग करना है? अच्छा, क्या मतलब पंचायत का मीटिंग करना है ये बोल के बुलाता था? हाँ। ग्रुप करते हो तो आओ मीटिंग करना है। पुरानी कहावत है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जब कानून के हाथ डिजिटल हो जाएं तो चौड़े भी हो जाते हैं। ईमेल जारी करके यही हुआ है। इन चौड़े हाथों से क्या कुछ होने वाला है अब आप देखिए। अगर आप शाहजहां शेख की पूरी कहानी को गौर से देखेंगे, पीड़ितों के सारे आरोपों पर ध्यान देंगे तो जानेंगे कैसे शेख की चाल, चरित्र और चेहरा तीनों किसी गैंगस्टर और अपराधी की तरह हैं, जिसके पास काली कमाई वाला गहरा कुआं भी होता है, क्राइम वाली हिस्ट्री भी होती है और सत्ता का संरक्षण भी होता है। यही चिंताजनक बात। कैसे संदेशखाली में दशकों तक ऐसे ही शेख ने अपना साम्राज्य चलाया। अगर शेख की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो अब सीबीआई शेख के संदेशखाली वाले गुनाहों की जांच कर रही है। 50 शिकायतें मिल चुकी हैं और आगे और भी शिकायतें मिलने वाली हैं। बांग्लादेश कनेक्शन निकला तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि आरोप भी गंभीर हैं। ईडी राशन घोटाले के नाम पर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। 100 करोड़ के राशन घोटाले का सच सामने आने वाला है। राजनीतिक स्टेटस की बात करें तो टीएमसी शेख शाहजहां को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। अब कोई राजनीतिक पावर बैकअप नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच शेख के खिलाफ कानूनी स्टेटस यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट शेख पर लगे आरोपों को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके सबूत भी आपने पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे। ईडी पहले ही कह चुकी है कि शाहजहां शेख मछली के कारोबार को आड़ बनाकर अपने काले धन को सफेद करता था। हालांकि शाहजहां शेख इन सारे दावों को झूठ और राजनीति से प्रेरित बता चुका है। अपने जवाब में शेख चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन सवाल है उन आरोपों का जो संदेशखाली की महिलाएं चीख चीख कर लगा रही हैं, उन किसानों का क्या जिनकी जमीन शेख के मछली पालन वाले मॉडल की वजह से बंजर हो गई, उन परिवारों का जो सालों तक शेख के खौफ से डरे, सहमे और प्रताड़ित हैं। आपको शेख पर लगे आरोपों के आधार पर इसके कुकर्मों का रिकैप दिखाते हैं, जिससे शेख का के जो शौक और शेखी हैं वो आप समझ पाएंगे। बताने से पहले आपको बता दें, एक बड़े गंभीर आरोप हैं और ये वाकई में विचलित करने वाले आरोप हैं, परेशान करने वाले आरोप हैं। आरोपों के मुताबिक संदेशखाली में हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था। जब शेख सत्ता के संरक्षण वाली ऑक्सीजन से संदेशखाली पर हुकूमत करता था, उस वक्त
कम उम्र की महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट करता था, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, आरोप है कि शेख खूबसूरत लड़कियों को जबरन उठाता था, उनसे जबरदस्ती करता था। और तो और आरोप यह भी लगाए गए हैं कि शेख नई बहुओं को घर से उठाकर ले जाता था। आरोप यह भी है कि जिसकी पत्नी खूबसूरत हो उसके पति को टॉर्चर करता था। रात को दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर बलात्कार करने के आरोप शाहजहां शेख पर लगे। घर के बाहर खड़े होकर कहता था बाहर आओ तुमसे मिलना है, और फिर अगवा कर लेता था। ऐसे आरोप भी संदेशखाली की महिलाओं ने कई बार लगाए। अब सत्ता में हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो एक अलग कहानी है, थोड़ा इन सबसे अलग हटते हैं और बात करते हैं यूथ की, युवा जनरेशन की। वो युवा जनरेशन की जिसको लेकर एक नई तरीके का अट्रैक्शन है, एक नई तरीके की होप है। और जरा इसको लेकर सत्ता में हम आपको नमो द गेमर के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो नमो नाम अब तक आपने सिर्फ सियासत में सुना होगा, लेकिन आज गेमिंग इंडस्ट्री के युवा चैंपियंस के बीच नमो द गेमर नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है। और इसके मेन प्लेयर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 अप्रैल को देश के 7 मशहूर ऑनलाइन गेमर्स के साथ मुलाकात की थी। ये देखिए जरा तस्वीरें, आप सबने देखी, पर तब इस मुलाकात के कुछ हाइलाइट्स ही सामने आए थे। लेकिन अब पूरी पिक्चर रिलीज हो गई है जो बहुत दिलचस्प है। और आज इसी खबर पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए अलग अलग स्टेज वाली गेमर कुंजी तैयार की है, जिन्हें देखने के बाद आपको यह भी महसूस होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और उनकी सोच पारंपरिक राजनीतिक सोच से कितनी अलग है और कैसे उनके सियासी प्रयोग उन्हें सबसे आगे ले जाते हैं। अगर आपने कभी कोई ऑनलाइन गेम खेला है तो यह देखा होगा कि किसी भी गेम की शुरुआत में सबसे पहले उससे जुड़ा एक इंट्रो वीडियो आता है। उसी तर्ज पर आपको पहले प्रधानमंत्री मोदी और 7 गेमर्स की मुलाकात का इंट्रो वीडियो दिखाते हैं और फिर आपको इस खबर के अलग अलग स्टेज में लेकर चलेंगे और सारे डिटेल्स देंगे। बस वो आ रहे हैं। 2 दिन पहले सुनने को आया कि हमें मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है। We are here for a big moment. बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे सामने मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बेचौर हो। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। अरे सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ। मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर, युवा पीढ़ी का भला भी हो जी, और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे हो। क्या बात है, पहुंच गए। कभी आपने सोचा था इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात करेंगे या उनके साथ बैठकर गेम खेलेंगे और उनके इस पूरे आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे? ये है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपने 7 ऑनलाइन गेमर्स के साथ नमो द गेमर की बातचीत वाली हाइलाइट्स तो देख ली, लेकिन अब आपको इस खबर के पहली स्टेज में लेकर चलते हैं। हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर गेमर्स के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात की जरूरत क्या थी? तो इसके जवाब को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला सियासी जवाब, यानी इस मुलाकात के पीछे पीएम की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, और दूसरा इंडस्ट्रियल जवाब, यानी गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ा वो कारोबार जिसे नमो गेमर के जरिए एक बड़ा पुश मिल सकता है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है। बी प्राउड ऑफ इट। और भारत में 15 से 29 वर्ष के बीच 38 करोड़ से ज्यादा युवा रहते हैं। 38 करोड़। इसीलिए भारत में युवाओं का दिल जीतना
और उनसे कनेक्ट करने में पर बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है और पीएम मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं और जानते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए एक नया वोट बैंक बना रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में नेताओं ने तरह तरह के वोट बैंक बनाए, लेकिन 2024 की राजनीति नई तरह के वोट बैंक बनाने का फॉर्मूला तलाश रही है और इस काम में सबसे आगे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो नई तरह के वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। अब तक आपने MY समीकरण, अगड़ा, पिछड़ा, दलित जैसे वोट बैंक से होने वाले वोटों के डेबिट और क्रेडिट के बारे में सुना होगा। जातीय समीकरण वाले सत्ता के जुगाड़ देखे होंगे और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से सत्ता हासिल करने वाले अरमानों की पतंगे सियासत के आसमान में उड़ती देखी होंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ अलग करना चाहते हैं। वो जिस आधुनिक वोट बैंक का निर्माण करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इस वोट बैंक में ऑनलाइन गेमर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देश के करोड़ों युवा छात्र हैं जिनसे अलग अलग माध्यम और अंदाज में प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट करते हैं। जिसे म्यूचुअल फंड को लेकर आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा। अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी भी राजनीति के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अपना दांव लगा रहे हैं, क्योंकि जिस युवा वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं असल में ही वो ही न्यू इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी अगर गेमिंग की भाषा में कहें तो इसी न्यू इंडिया वाले वर्ग से पीएम मोदी अपने लिए वर्तमान और भविष्य के लिए लॉयल वोटर्स पैदा कर रहे हैं और उनके पॉलिटिकल लॉयल्टी पॉइंट्स में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब हम आपको इस खबर के अगले स्टेज में लेकर चलते हैं, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के न्यू इंडिया विजन वाले स्टेज कह सकते हैं। पीएम आज की तारीख में न सिर्फ राजनीति के बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अब वो देश के युवाओं के बीच भी गेमर, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया स्टार के तौर पर फेमस हो रहे हैं। और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति। और इस रणनीति में पीएम की विश लिस्ट में छोटे छोटे बच्चों से लेकर वो युवा तक हैं जिनके सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अब वाराणसी जाते हैं तो एक स्कूल में प्राइमरी स्कूल के बच्चों से मुलाकात करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ उन्हीं की शैली में बात करते हैं। ये देखिए बेटे। इसी तरह प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं। उन्हें यह समझाते हैं कि परीक्षा के वक्त भी उन्हें कैसे संयम और लगन के साथ आगे बढ़ना है। ये देखिए, पहले तो मैं समझता हूं जो यानी एक तरह से उन्हें वो परीक्षा में कामयाब होने के टिप्स देते हैं। तो कभी पीएम मोदी देश के नामी गिरामी कंटेंट क्रिएटर्स, ये देखिए, के साथ मुलाकात करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं और उनसे उन्हीं की भाषा में संवाद करते हैं। और अब पीएम मोदी ने देश के 7 ऑनलाइन गेमर्स को घर पर बुलाकर, ये देखिए, उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ गेम खेला और दिलचस्प बातें की। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी उन युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं और ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी होता रहे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना, सानू की। इसके अलावा ये वो युवा पीढ़ी है जो देश के मौजूदा नेताओं के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं करती है। वो अंग्रेजी में वर्ड है ना, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। इनमें ये ज्यादातर युवाओं के लिए वोटिंग और मतदान का दिन एक छुट्टी का दिन होता है। लेकिन इन्हीं युवाओं को अब पीएम मोदी अपना नया वोट बैंक बनाना चाहते हैं। शायद आपको यह पता नहीं होगा, लेकिन वर्ष 2024 के इस लोकसभा चुनाव में 1,85,00,000 युवा ऐसा है जो पहली बार मतदान करेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की नजर इन आंकड़ों पर भी जरूर होगी, क्योंकि पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भारत के भविष्य की चाबी इन्हीं युवाओं के पास है, फिर चाहे वो विकास की दृष्टि से हो या फिर राजनीति की दृष्टि से। स्वागत है आप सबका। बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, दैट वाज लाइक हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है आपको इस दुनिया में? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सर कि मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इन दी एंड, सर जैसा आपका है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत, तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया वाह वाही करे। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है?
तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। सर वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है 5 से 6 साल पहले ही बूम होनी शुरू हुई। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा, और 2000 सब कुछ मेरे आने के बाद जी परसेप्शन का ही मुझे पता है जो ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है। मुझे याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है, ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। आप लोग एक काम कीजिए, ये जो क्या समस्या है आपकी मुझे कभी मेल कर दीजिए मेरी ऑफिस में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप। स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। जैसे हम सभी को गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वैसे ही आप इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिसकी बात सब सुन के मानते भी है। जब आपकी ये बात बाहर आएगी तो मुझे लगता है 100% लोग इस वे में सोचेंगे। सर पर आपको 1-2 वर्ड्स तो हम लोग बता के जाएंगे और आप हमें फिर बताएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2, तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। अच्छा एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा बोल दो आप तो लोग उसके लिए बोला है। मतलब हमारी और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक नहीं आपने किसने बताई कलर करके बाल वाइट रखा ताकि जहाँ लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूँ। सर का कोई नाम नहीं है, नाम इंडिया ने मुझे बहुत पहले से नाम दे के रखा है नमो। तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी। क्या बात है। अब आपको इस खबर की चौथी स्टेज में लेकर चलते हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है और बड़े ध्यान से देखेगा। और पीएम मोदी की गेमर्स के साथ मुलाकात के बाद आज इसकी और भी ज्यादा चर्चा हो रही है। वर्ष 2023 तक भारत का गेमिंग कारोबार 22,000 करोड़ रुपए का था और भारत में आज के वक्त में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि जब पीएम मोदी देश के 7 गेमर्स के साथ मुलाकात करते हैं तो इसके जरिए वो 45 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स से भी कनेक्ट करते हैं। एक फैक्ट यह भी है कि आज के दौर में ऑनलाइन गेम्स की सत्ता भारत में मजबूत होती जा रही है क्योंकि युवाओं में इसे लेकर क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमर्स पहले 24 घंटे में कम से कम 151 मिनट गेम खेलते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में ये 151 मिनट से 218 मिनट हो चुका है। यानी एक गेमर पूरे 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे का वक्त ऑनलाइन गेम खेलते हुए बिता रहा है। ऑनलाइन गेम्स की आदत भारत में पिछले कुछ वक्त में कितनी ज्यादा बढ़ गई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वर्ष 2020 में जब देश में कोरोना से लॉकडाउन लगा था तब 700 करोड़ बार किसी ना किसी गेम को मोबाइल पर या दूसरे किसी डिवाइस पर डाउनलोड किया गया। यानी इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन गेमर्स के साथ कनेक्ट करना प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के साथ इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी भी है। और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी यह भी बता रहे हैं कि उनका राजनीतिक विजन अपने प्रतिद्वंदियों से कितना आगे है। वैसे इस बात को वो खुद भी मानते हैं। पिछले महीने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया था तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए जरूर। कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या?
लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और नजरिया 9 गेमिंग की भाषा में कहें तो अब इस कुंजी का गेम ओवर हो गया है और अब सत्ता की अगली कुंजी की ओर बढ़ने का वक्त है। लेकिन इस कुंजी पर नजरिया 9 यह है कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और इसी वजह से वो सियासत के गेम में विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। उनका ये एक्स फैक्टर उनको बहुत आगे लेकर जाता है। उनका चुनाव प्रचार वाला गेम एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। वो पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए आधुनिक वोट बैंक को भी साथ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं उस विषय की जो कि भारत को परेशान करता है, लेकिन भारत के पास अब इसका बहुत सटीक जवाब है। इसका सीधा संबंध देश की सुरक्षा और संप्रभुता से है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो स्ट्रेट बोलते हैं, उन्होंने बताया है कि चीन सीमा पर क्या चल रहा है। आज की तारीख में भारत चीन संबंधों का स्टेटस क्या है, विपक्ष के आरोप हो, चीन से जुड़े सभी सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। विदेश मंत्री महाराष्ट्र के पुणे में युवाओं के साथ भारत के वैश्विक उदय और बेहतर अवसरों के बारे में संवाद कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक सेनाएं पूरे दमखम के साथ एलएसी पर तैनात रहेंगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के दौरान चीन ही था जिसमें समझौते का उल्लंघन किया था। इस समझौते के तहत सीमा पर कोई हथियार तैनात नहीं किया जाना था, लेकिन चीन ने समझौते का सम्मान नहीं किया। कि चाइना के बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर स्टेबल हो, बिना तनाव के हो, पर जो एग्रीमेंट्स जो हमने साइन किए थे 93 में, 96 में, 2006 में, 2012 में, एग्रीमेंट्स ये थे कि कोई भी साइड एलएसी में 5000 ट्रूप्स से ज़्यादा बिना नोटिस के ला नहीं सकता। कोई भी साइड बड़े हेवी वेपन्स जो हैं एलएसी पे ला नहीं सकते। इसका उन्होंने कोविड के समय में उल्लंघन किया था और इसका जवाब तुरंत हमने दिया था। Our forces today are deployed out there and have been deployed and will be deployed. विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना के मामले में हमें कंप्लीट क्लैरिटी है और हमारी क्लैरिटी से वहां पर बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें चीन की बेचैनी साफ साफ दिख जाएगी, क्योंकि यह तस्वीर भी चीन सीमा के पास से आई है। दरअसल ध्यान से देखिए, सिक्किम में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर का अभ्यास का एक वीडियो सामने आया। 17,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिंदुस्तान की सेना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। यह है न्यू इंडिया, वो भी ऐसी एंटी टैंक मिसाइल के साथ जो घातक और विनाशक है, जिसकी शक्ति की रेंज में चीन के कई बड़े शहर हैं। और यही जिनपिंग की चिंता की सबसे बड़ी वजह है। यह है कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह चीन के टैंकों की धज्जियां उड़ा सकती है। इसे जमीन पर स्टैंड लगाकर या फिर टैंक या बीएमपी गाड़ियों पर तैनात करके दागा जा सकता है। खास बात यह है कि सेना ने यह अभ्यास चीनी सीमा के एकदम नजदीक किया है। देयर इट इज। सेना ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इस मिसाइल की शक्ति के बारे में कुछ और जानकारी। यानी ये कह सकते हैं कि सरहद के उस पार एलएसी में जो चीनी सेना तैनात रहती है वो कैसे उठती है? हमारी ट्रेनिंग की आवाज से, हमारी बंदूकों के गोलों या हमारी जो टैंक्स हैं उनके गोलों की आवाज से। कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल को लाइसेंस के तहत बीडीएल कंपनी देश में बनाती है। आत्मनिर्भर भारत, ये एक मैन पोर्टेबल
मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब कोई इंसान भी इसे कैरी कर सकता है। यह किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को उड़ा सकती है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर तकनीक लगी है जो किसी भी मजबूत टैंक को सेकंड्स में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल की रेंज है 75 से 4000 मीटर। ये 4 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 19 सेकंड में पूरी करती है, यानी दुश्मन के टैंक के पास बचने के लिए समय नहीं होता है, संभलने का वक्त नहीं मिलता है। इसका वजन है करीब 14.5 किलो। लॉन्च पोस्ट के साथ वजन करीब 22.5 किलो है। इसका वॉरहेड यानी हथियार जिसे 9N131 हीट कहते हैं लगभग 3 किलो के आसपास होता है। यह हथियार टैंक से छूते ही फट जाता है। इसका इंजन सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वहाँ पे भारतीय फौज ने लगाई हुई है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये 4 किलोमीटर तक टारगेट्स को और स्पेशली टैंक्स को जिनके पास रिएक्टिव आर्मर भी होता है, ये उसको भी नष्ट कर सकती है। इस जगह का चुनाव किया गया जो हमारी सीमाओं पर तनाव चल रहे हैं भारत और चीन के बीच में, उसमें ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी है कि अगर लड़ाई हवा से ज़मीन पर आई और अगर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर होता है और अगर दुश्मन के टैंक हमारी भारतीय सीमा में किसी भी तरफ से घुसते हैं तो हमारी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो टैंक वर्सेस टैंक बैटल के लिए हो, चाहे मैकेनाइज्ड हमारे फोर्सेस हो या इन्फेंट्री हो या हमारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, वो पूरी तरह से तैयार हैं। अब एलएसी से आपको लेकर चलते हैं एलपीसी की तरफ। एलएसी तो आपको पता है, एलपीसी क्या है? लाइन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। जी हां, पिछले 2 दिन से गृह मंत्री अमित शाह मिशन दक्षिण पर है। कल तमिलनाडु के मदुरै में अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, हमने आपको दिखाया भी था। रोड शो किया, यह भी हमने आपको दिखाया था। आज कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, सिर्फ 86 सेकंड की रिपोर्टर रील में देखिए कैसे कन्याकुमारी में बीजेपी डीएमके के वोट बैंक की सेंधमारी में जुटी हुई। तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो खुद इसको लीड कर रहे हैं और जो उन्होंने रणनीति बनाई है उस रणनीति में दक्षिण सबसे अहम है। और जो माणिमक्कड़म और तकरीबन जो जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे, उन सीटों से जो यहाँ पे लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कन्याकुमारी की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि पहले भी इस सीट पे जो है आप बीजेपी से जो है लोग प्रत्याशी जीत चुके हैं और आज दोबारा से, पिछली बार जो है कांग्रेस ने इस सीट को अपना कब्जा बनाया था और आज की अगर बात करें तो एक बार फिर से जो है इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता काबिज करने की कोशिश कर रही है। और अब न्यूज मित्रों के लिए सत्ता का रिमाइंडर, ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार ने बॉर्नवीटा जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया। यह देखिए, घंटी जी बज चुकी। क्या है? सरकार के अनुसार अब बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक नहीं माना जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि वो अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बॉर्नवीटा समेत सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दें। इसके पीछे तर्क यह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा तय नियमों और रेगुलेशन के तहत हेल्थ ड्रिंक की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है।